हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टेप अप जी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियाई का 5th लेक्चर। तो अगर आपसे मैं एक सिंपल बात पूछूं, व्हाट इज मास, तो मेजॉरिटी ऑफ द आपका आंसर होगा अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। जो कि अगर मैं बेसिक लेवल तक देखूं तो ठीक है, लेकिन अगर हम इस लेवल की फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारे हिसाब से गलत है। कैसे? तो आप हेडिंग लगा लीजिए, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, है ना। इस टॉपिक पे आएंगे, आप टेंशन मत लो, इस टॉपिक पे आएंगे। तो आइंस्टीन थे हमारे साइंटिस्ट, आप जानते हो। तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने एक रिलेशन दिया था E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, सबको पता है E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो उन्होंने क्या बोला था, मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ध्यान देना, अब तक हम बोलते हैं मास डिसइंटीग्रेट्स और मास डिसोसिएट्स टू फॉर्म एनर्जी, मतलब कि मास डिग्रेड होता है एनर्जी बनाने के लिए। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि भाई मास खुद ही एनर्जी है, कि मास खुद ही एक एनर्जी है। कैसे? तो इन्होंने, अगर इस रिलेशन को मुझे और थोड़ा करेक्ट लिखना हो तो ये होगा m इक्वल्स टू ई बाय सी स्क्वायर। कि बॉडी के पास, अगर मेरे पास एक बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है, उसके पास जो एनर्जी है वही तो मास है। इन्होंने ये बोला था, समझ रहे हो। आप चाहो तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ बॉडी इज मास। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन टेंशन मत लो, आपके सारी कंफ्यूजन आज ही दूर हो जाएंगे इस लेक्चर के अंदर। उन्होंने क्या बोला, मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ बॉडी इज मास। ये रिलेशन बताता है उस बात के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, ये मेरी रखी हुई है रेस्ट पे, और मेरे पास एक दूसरी बॉल है जो कि मूविंग है किसी v वेलोसिटी के साथ। अगर मैं पूछूं कि भाई किसके पास ज्यादा मास है, तो किसका मास ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा। कैसे? इसके पास एक है रेस्ट मास, इसको भी मैं डिफाइन करूंगा, टेंशन मत लो, ये एनर्जीज का सम होता है, ठीक है। और इसके पास जो है, इसके पास एक एडिशनल मास होगा, ये m तो होगा ही होगा, प्लस एक m एडिशनल होगा। वो एडिशनल क्या होगा, अभी आपको दिख रहा होगा। अगर मेरा रेफरेंस ग्राउंड है, ठीक है, और अगर ये चल रहा है v वेलोसिटी के साथ, तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी, ऑब्वियसली होगी। तो अभी क्या बोला था मैंने, जो एक्स्ट्रा मास आएगा वो क्या आएगा, e बाय सी स्क्वायर। तो इसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आई बाय सी स्क्वायर, दैट इज योर एक्स्ट्रा मास। इसका मास इतने से बढ़ गया। अब आप बोलोगे यार ये मास तो मुझे दिखता नहीं है ना, मतलब दिखता नहीं है ये वाला मास। क्यों? आप खुद बताओ। जो सी स्क्वायर है, जिससे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, वो 3 × 10⁸ इसका भी आप स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻16। किसी चीज को आप इससे डिवाइड कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी आप कितने हद तक बढ़ा सकते हो। अगर आप खुद ही सोचो, मैं एक वेलोसिटी है, अगर इसको मैं 1000 मीटर पर सेकंड, आप समझ लो बहुत हाई स्पीड होती है, 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चलाऊंगा तब भी ये बहुत छोटी टर्म रहने वाली है। मास इसका, आप एक बॉल कितने ग्राम की होगी, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, समझ रहे हो। तो आप उससे कैलकुलेट कर लेना, आपको पता लगेगा बहुत छोटा फैक्टर है। वहीं पे अगर मैं एक और एग्जांपल लूंगा आपके सामने, सपोज फॉर एग्जांपल, मैं अगर 1 kg वाटर ऐड कर रहा हूं, 1 kg वाटर ऐड कर रहा हूं, या फिर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, कोई भी एक अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर रहा हूं, 1 kg कोई अमाउंट ऑफ वाटर मैं अगर मैं ऐड कर रहा हूं, और उससे अगर मेरी, सपोज कर लेते हैं कोई, मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता कितनी एनर्जी ऐड होगी, 8 × 10⁶ जूल एनर्जी ऐड हो रही है। अगर मैं इतना वाटर डाल रहा हूं तो इसकी एनर्जी इतने से इंक्रीज हो रही है। तो क्या उल्टा भी पॉसिबल है? अगर मैं वाटर को इतनी एनर्जी दूं तो क्या इतना अमाउंट ऑफ वाटर जितना था उतना बढ़ जाएगा क्या? हाँ भाई, जरूर बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ वाटर जरूर बढ़ेगा। कैसे? अभी आपको बताया था, वो मास कितना होगा, कितना होगा वो मास, जो आपकी एनर्जी है बाई सी स्क्वायर।
तो अभी तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई एनर्जी से मास बनता है, इस रिलेशन से अभी हमें इतना समझ में आ रहा है। अब इसको थोड़ा माइक्रोस्कोपिक वे के थ्रू देखते हैं, ठीक है। ये तो हमने मैक्रोस्कोपिक वे से देख लिया, इसको रब कर रहा हूं। सपोज करता हूं भाई मेरे पास एक एटम है, ठीक है, नहीं मेरे पास एक बॉडी है। अब बॉडी के पास क्या होगा, मैटर्स होंगे ना, उसके अंदर मैटर होते हैं ना, कोई भी सरफेस है, कोई भी बॉडी दे रखी है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसके अंदर क्या होते हैं, मैटर्स होते हैं। डिपेंड करता है, जैसे गैस है तो गैस के जो एटम्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, लिक्विड के थोड़े क्लोज होते हैं, सॉलिड के और क्लोज होते हैं। तो ये क्या है, मेरे एटम्स है, ठीक है। और ये क्या है आपका, कोई भी बॉडी होगी, ठीक है, बॉडी और ऑब्जेक्ट, एटम की बात कर रहा हूं अभी मैं। तो इस एटम के पास आपको पता है वाइब्रेट करते हैं, एक जगह तो होते नहीं है, वाइब्रेट करते रहते हैं। जो लिक्विड वाले होंगे वो थोड़े ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे, जो गैस वाले होंगे वो थोड़े ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे, और ज्यादा सबसे ज्यादा वाइब्रेट कौन करते हैं, गैसेस वाले। सॉलिड वाले कॉम्पैक्ट होते हैं लेकिन वो भी वाइब्रेट करते हैं भाई, वो अलग बात है, कम करते हैं लेकिन करते जरूर है। तो इसके पास एक वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, लिख दूं EVB, वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस, और इसके पास कौन सी होगी, देखो एटम्स है एक दूसरे के क्लोज है, तो एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वाली एनर्जी भी होती है। पता है दो बॉडीज के बीच में हमेशा होता है। अगर मैं भी किसी के साथ खड़ा हूं या फिर मैं बोलूं भाई ये डस्टर रखा हुआ है, सॉरी ये मार्कर है, क्या मेरे और इस मार्कर के बीच में कोई एनर्जी है, हाँ भाई जरूर है। ग्रेविटेशनल एनर्जी तो होगी ही होगी, वो अलग बात है, फील नहीं होगी क्योंकि उसकी जो वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी, लेकिन जीरो तो नहीं है ना, कुछ तो वैल्यू है, क्लोज टू जीरो है लेकिन जीरो नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे भी इनके बीच में कुछ एनर्जी होगी, तो मैं मान लेता हूँ पोटेंशियल, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या लग रही है, दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है क्या लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी लग रही है यहाँ पे, ठीक है। और इवन अगर आपका गैसेस होगा तो वहां पे आपको पता है और डिफरेंट एनर्जीज भी होती है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होता है, और भी एनर्जीज आ जाती है, लेकिन अभी मैं सॉलिड की बात कर रहा हूँ। तो अभी तो मैंने ये वाली दो एनर्जीज ले ली है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फर्दर इसको ब्रेक करूँ एटम्स को, तो एटम के अंदर होता है भाई मेरा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की चारों तरफ घूमता है इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन। तो भाई इनके बीच में एक तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है वैसे, है ना। जो एनर्जी की बात करो, फोर्स की बात नहीं कर रहा, सॉरी मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं यहाँ पे। इनके बीच में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैं लिख देता हूं EP प्लस, ये इलेक्ट्रॉन क्या रुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है भाई, है ना। अभी मैंने सिंगल इलेक्ट्रॉन लिया है, मे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं ना। तो भाई इसके पास EKE भी होगा, ठीक है। अब मैं क्या करा, मैं न्यूक्लियस के अंदर चला गया। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है भाई, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, इनके बीच में क्या लगता है पता है हमने, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है कौन सा, न्यूक्लियर फोर्स लगता है। तो इनके बीच में भी क्या आएगा, एनर्जी आएगी ना, पोटेंशियल एनर्जी आएगी इसके बीच में भी। किसके बीच में, पोटेंशियल प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन के बीच में, सबके बीच में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या ये भी क्या अपनी जगह पे होंगे, एक जगह नहीं भाई, ये भी तो वाइब्रेट कर रहे होंगे, समझ लो। अब एनर्जी है किसी के पास तो वो आराम से थोड़ी ना बैठेगा भाई, समझ लो। तो ये भी अपनी जगह वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे भी मुझे वाइब्रेशनल एनर्जी मिलेगी, ठीक है जी। और अगर मैं और आगे जाऊं तो आपको पता होगा प्रोटॉन क्वार्क, एंटी क्वार्क और क्वार्क से बना हुआ होता है ना। अब क्वार्क डाल क्वार्क आपने पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े तो समझिए क्वार्क और एंटी क्वार्क होते हैं, जैसे प्रोटॉन्स आपके बने होते हैं ना, न्यूट्रॉन्स भी ऐसी सब और पार्टिकल से बने होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन को हमने फर्दर डिवाइड नहीं किया है अभी तक, है ना, लेकिन इनको कर चुके हैं ना। तो क्वार्क, एंटी क्वार्क, अब भाई इनके बीच में भी एनर्जी होगी, दो बॉडीज है, मास है, कुछ ना कुछ बहुत कम है लेकिन मास तो है। इनके बीच में भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इनकी भी क्वार्क की पोटेंशियल एनर्जी होगी इनके बीच, प्लस ये भी वाइब्रेट कर रहे होंगे, ये वाइब्रेशनल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी है तो भाई वाइब्रेट तो करेंगे ही करेंगे। तो आप देख रहे हो इतनी सारी एनर्जी आ रही है। अगर बॉडी की बात करूं मैं, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ टोटल एनर्जी लिखूं, तो आप
इसकी लिखोगे ई वाइब्रेशनल ऑफ एटम प्लस ई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम प्लस ई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक। ऐसे सिस्टम की बोलेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक ही बात कर रहा हूँ, इनके बीच में भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी तो है ही है। यहाँ पे भी आपकी पोटेंशियल और वाइब्रेशन एनर्जी, यहाँ भी आपकी क्वार्क की और एंटी क्वार्क की पोटेंशियल एनर्जी प्लस वाइब्रेशन, जब इन सब एनर्जीज का मैं समेशन करूंगा, ठीक है, तो एक मेरे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगी, और उसको अगर मैं डिवाइड करूंगा सी स्क्वायर से, तो ये मेरा मास ऑफ क्या होगा, दैट बॉडी और दैट ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो? अब बात थोड़ी सी क्लियर हुई क्या है? तो मैं यहां से बोल सकता हूं, जो भी हमने अब से पहले क्या डेफिनेशन पढ़ रहे थे, क्या डेफिनेशन पढ़ रहे थे, द मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। लेकिन अब क्या पढ़ेंगे, जो आइंस्टीन ने बात बोली थी, मास इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी और इन एन ऑब्जेक्ट, कुछ भी ले सकते हो। तो यहां से आपको चीजें समवट रिलेटेबल होगी। फिर से बता देता हूं, बॉडी या ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने फर्दर किससे बनाऊंगा, तो कोई भी मैटर है किससे बना होता है, एटम से, या फिर है ना, एटम्स के अंदर क्या होते हैं भाई, एटम्स को मैंने फर्दर डिवाइड किया तो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है प्लस इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने फिर न्यूक्लियस के अंदर गया तो मुझे क्या मिलता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स जिनको बोलता हूं मैं, है ना, उनके पास भी कुछ एनर्जी है। यहाँ पे फिर मैं और अंदर गया, इवन इसको भी हम फर्दर आगे ले जाते हैं, लेकिन वहां तक हमको जाना नहीं है, आपको बस मुझे एक आइडिया देना था, तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल गया। तो मास क्या होता है, समेशन ऑफ एनर्जीज बाय सी स्क्वायर। और यहाँ पे इस डेफिनेशन को आप जरूर लिख लें कि मास इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो ये और आगे बढ़ते हैं। तो अभी बात आती है कि भाई E इक्वल्स टू mc स्क्वायर या फिर m इक्वल्स टू E बाई सी स्क्वायर, कौन सा वाला करेक्ट है? देखो दोनों ही सही है। यहां पे मैंने आइंस्टीन वाली बात को आपको एक्सप्लेन की थी, अब इसको और एक्सप्लेन करते हैं एक बार। देखो इसका मतलब ये है, इफ m मास डिग्रेड्स so E एनर्जी रिलीजेस। समझे? अगर कोई मास डिग्रेड होता है, जैसे अभी हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में, वहां पे आपका क्या आता है, मास डिफेक्ट आता है ना, तो उसकी वजह से एनर्जी निकलती है ना, तो हम अपोजिट भी कह सकते हैं। तो उसको क्या डिफाइन करेगा, इक्वल्स टू mc स्क्वायर। और अगर मुझे नॉर्मल मास को डिफाइन करना है तो क्या बोलूंगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेंट इन अ बॉडी और इन अ ऑब्जेक्ट। तो आप यहां से भी कर सकते हो। तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, बाइंडिंग एनर्जी एंड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। थिंक मार्कर चेंज करना चाहिए। तो जी अगर मैं बात करूं, आपके पास सपोज मेरे पास प्रोटॉन्स थे, न्यूक्लियॉन्स थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये मेरे पास क्या थे, अभी सेपरेटली पड़े हुए थे। और मैंने इससे क्या बनाया, एक मैंने न्यूक्लियस बनाया, ठीक है, और इसके अंदर आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इनको एक साथ लाने में मुझे कुछ एनर्जी लगी होगी। ऐसे तो है नहीं कि भाई मैंने एकदम इनको एक साथ रखा और उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि भाई इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। और आपको पता है वो क्या होता है, न्यूक्लियर वहां पे क्या आ जाता है, इतने क्लोज आ जाता है, इनके बीच में क्या आ जाता है, न्यूक्लियर फोर्स का जनरेशन हो जाता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। समझ रहे हो आप, इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स टिल नोन, जो हमको पता है, ठीक है। तो जब मैं इनको पास में ला रहा हूँ, तो इधर पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं इनके मास की बात करता हूँ, इनको भी मास से रिलेट करते हैं, आपका ये अगर मैं टोटल मास करूंगा तो आपका कुछ आएगा समेशन ऑफ प्रोटॉन्स प्लस mn न्यूट्रॉन्स, ऐसे निकालोगे आप। और जब आपने इसका मास टोटल करके निकाला तो ये आपका आ जाएगा m ऑफ न्यूक्लियस। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल देता हूं m ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोल देता हूं, ठीक है। तो जब दोनों को कंपेयर किया गया तो भाई देखो,
अगर मैं नॉर्मली मानूं, देखो प्रोटॉन जितने हैं उतने ही है, न्यूट्रॉन जितने होने चाहिए थे उतने ही है, लेकिन जब मैंने इनका मास कैलकुलेट करा तो मुझे पता लगा भाई इसका मास ज्यादा है। अगर ये फ्री है और इंडिविजुअली में मास करके चेक कर रहा हूं तो भाई मास ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा है, मास ऑफ न्यूक्लियस वो कम है। तो भाई मास कहां पर गया, बहुत बड़ी बात। लेकिन यहाँ पे अभी हमने जो चीज पढ़ी उससे मैं इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कैसे कि भाई इसको मुझे, अभी मैं बात कर रहा था, इसको मुझे एक साथ लाने में कुछ एनर्जी लगी होगी, समझ रहे हो ना, तभी तो एक साथ ये रखे हुए हैं। ऐसा तो है नहीं आप कहीं से भी प्रोटॉन निकाल लोगे, कहीं से भी न्यूट्रॉन नहीं निकाल सकते भाई, इतना ईजी नहीं है। कब निकालेगा, जब इसको स्टेबिलिटी चाहिए कि वो खुद निकाल लेगा, समझ रहे हो। तो इसको बनाने में मुझे कुछ एनर्जी लगी होगी, उसी को बोलता हूं बाइंडिंग एनर्जी। ये अब देखो एनर्जी रिलीज हुई है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करी, ये बात कैसे समझेंगे। देखो आप खुद बताओ, अगर अभी मैंने रिलेशन पढ़ा था m = E/c², देखो c तो आपका सेम है c², बात हो रही है यहाँ पे एनर्जी की। इनके पास कुछ एनर्जी मैं मान लेता हूँ, ठीक है। जब इनको मैं और क्लोज लाया हूँ और मैंने इनको एक न्यूक्लियस के अंदर बंद किया है, समझ ना क्या कर रहा हूँ। अभी मेरे पास फ्री थे, अब मैं इनको बहुत क्लोज ले आया, जिससे कि मैंने इसको क्या बना दिया, एक न्यूक्लियस बना दिया। जब इनको मैं क्लोज लाया तो इनके बीच का डिस्टेंस कम हुआ। अगर डिस्टेंस कम हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी वो घटेगी, या फिर बोल सकता हूं कि नेगेटिव में बढ़ेगी। समझ रहे हो ना भाई। अब पास आएंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू -1/r, है ना, ये होता है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में r² होता है। तो अगर मैं बात करूं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है। तो अगर डिस्टेंस कम हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, अगर नेगेटिव की बात कर रहा हूं तो मैं। तो इसकी एनर्जी क्या हुई है, इसके अंदर से निकली है, क्योंकि एनर्जी का समेशन ही तो है भाई, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस वाइब्रेशन, है ना, ये सारी एनर्जी का समेशन है। तो इसकी एनर्जी कम हुई, समझ रहे हो। अरे हर कोई अपने किस चीज में रहना चाहेगा, आप खुद बताओ। मैं अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए, हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इनको स्टेबिलिटी का मतलब होता है लोअर एक्साइटेड स्टेट, मतलब कि कम एनर्जी वाला। इसका मतलब इसकी एनर्जी कम हुई है, इसका मतलब कि एनर्जी रिलीज हुई है। तो क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, समझे। तो यहां पे अगर मैं ऊपर से रब कर देता हूं, अब मुझे रिलेशन निकालना है, ठीक है जी। ये चीज तो मुझे समझ में आ गई कि भाई एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी कैसे कम हुई वो भी मुझे समझ में आ गया। इसको भी रबी कर देते हैं। तो जो डेल्टा एम आएगा वो कितना आएगा, अभी मैंने आपको बताया कि मास ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा है, तो मैंने क्या करा, समेशन, या फिर ऐसे कर लेते हैं, एम मास ऑफ न्यूट्रॉन्स किया मैंने प्लस मास ऑफ प्रोटॉन किया, ठीक है। और इसका कुछ नंबर रहा होगा, मैं मान लेता हूं, समेशन कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है ना, टोटल न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स का, ठीक है। और इसमें से माइनस क्या करूंगा, मास ऑफ न्यूक्लियस। अब इसको मैं अगर ढंग से लिखना चाहूं तो मेरे पास जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, या फिर अगर मैं सिर्फ मैं प्रोटॉन की बात करूं, अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है जो कि ऐसा लिखा हुआ है XZA, ऐसा लिखा जाता है, जहां पे आपका Z क्या है, एटॉमिक नंबर, जो किसके इक्वल होता है, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। और ये क्या है, आपका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसका सम होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है ना, वहां पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं बस। तो अगर बात करूं Mn प्लस Mp, तो आपका टोटल मास ऑफ एक न्यूट्रॉन तो आपको पता है ना। तो टोटल न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, वो कितने होंगे आपके पास, a माइनस z कर दूं, a माइनस z इंटू m n, समझ में आया। और मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो वो तो आपके पास z ही है, ZMP माइनस, सॉल्व करते हैं, ये क्या है आपका मास ऑफ न्यूक्लियस, कुछ आपको दिया होगा, जो भी आपका न्यूक्लियस बना होगा। तो ये आपका क्या है, डेल्टा एम। अगर यहाँ पे मैं बाइंडिंग एनर्जी की बात करूं तो कितनी आएगी आपकी, डेल्टा एम सी स्क्वायर, क्योंकि हमने पढ़ा है इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो आपका कितना आ जाएगा, a माइनस जेड एम एन प्लस जेड एम पी
माइनस m न्यूक्लियस का c²। ये आपकी एनर्जी किसके अंदर आएगी? आगे देखते हैं, यूनिट का खेल भी देखते हैं, इसको नीचे से रब करते हैं, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा ये। देखो जी, मास अगर आप केजी में रखते हो, कर सकते हो आप इजीली कन्वर्ट, और अगर आप सी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखते हो तो आपका आंसर आएगा जूल्स में, ठीक है। मास इन केजी एंड सी इन मीटर पर सेकंड। लेकिन आप कभी भी इसका क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको हमेशा जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, और इवन आपके लिए कैलकुलेशन करना टफ होगा, क्योंकि आपको हर बार यहाँ पे जो मास दिया जाएगा वो दिया जाएगा एएमयू के अंदर, एटॉमिक मास यूनिट। और एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके। अगर सपोज करो मेरे पास 1 AMU है और उसको मुझे कन्वर्ट करना है कि भाई एक AMU से मास की वो दे रखे हैं, ठीक है, वैल्यू। एक AMU से मुझे क्या बनाना है कि कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तो क्या करूंगा? इसकी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई का मतलब 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। अब मुझे कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो जब आपको हर बार ये वाला खेल करना पड़ेगा तो आपके लिए कैलकुलेशन होगी टफ। तो इसको इजी करने के लिए क्या करते हैं, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 931.5 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मतलब 10⁶, ओके। और इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही है ना, यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? जूल के अंदर, तो आप मेगा की वैल्यू पुट करेंगे 10⁶, और आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जूल में एनर्जी मिल जाएगी। तो अगर सपोज करो कोई मुझसे बोले कि भाई एक न्यूक्लियस था, ठीक है, मेरे पास न्यूट्रॉन्स थे, उनसे क्या बना? मेरा एक न्यूक्लियस बन गया। किससे? न्यूक्लियॉन्स से न्यूक्लियस बन गया, और उनके बीच में जो मास डिफेक्ट आया उन्होंने बोला 4.2 AMU। तो बताओ कितनी बाइंडिंग एनर्जी होगी उस इलेक्ट्रॉन, उस न्यूक्लियस की? तो आपके लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला, या तो आप क्या करो भाई इसको केजी में कन्वर्ट करो, फिर 3 इंटू 10⁸ से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर करो, फिर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से डिवाइड करो। तो सबसे बेस्ट क्या है? 4.2 इंटू 931.5 MeV। डायरेक्ट आंसर आ गया आपको। इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, इजीली, है ना। तो अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो क्या आएगा आपका बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला? वो होगा आपका डेल्टा M इंटू 931.5 MeV, जहां पे आपका डेल्टा M किसके अंदर होगा? AMU के अंदर। आई थिंक विजिबल होगा अभी तक तो, है ना, मार्कर फेड होगा थोड़ा सा। तो डेल्टा M कितना किसके अंदर होगा? आपका AMU के अंदर। तो आप इजीली यहां से क्या निकाल सकते हो? बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक बार मार्कर रिफिल कर लेते हैं। तो जी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा E इक्वल्स टू डेल्टा M 931.5 MeV, और आपका डेल्टा M किसके अंदर होगा? AMU के अंदर, ठीक है। तो अभी मैंने पढ़ा था कि भाई आपके ये फ्री न्यूक्लियॉन्स है, मतलब कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, क्या हम करते हैं इसको सही से बनाते हैं। मेरे पास प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, ये अभी फ्री पड़े हुए, ठीक है। और इससे मैंने क्या बनाया? एक न्यूक्लियस बनाया, ठीक है, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली जिसको मैंने बोला बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 2 न्यूक्लियस दे रखे हैं, ठीक है, सपोज एक ये है और एक मेरे पास बी है। अब दोनों की अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी कंपेयर करूं, सपोज करो इसकी 80 है बाइंडिंग एनर्जी MeV, इसकी 100 MeV है। अगर मैं दोनों से बोलूं भाई किसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, देखो मुझे एक एक न्यूक्लियन को सेपरेट करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है? न्यूक्लियस को तोड़ना है, तो किसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी? अरे समझ रहे हो? तो यहां पे आपको क्लियरली बोल सकते हो भाई इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। अगर मुझे उनको फ्री करना है तो मुझे 100 MeV देनी पड़ेगी, इसको फ्री करना है तो 80 MeV देनी पड़ेगी। तो इससे मैं बोल सकता हूं
कि अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा होगी। बोल सकता हूं। उससे पहले बाइंडिंग एनर्जी आप ये लिख सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी तो लिख ही लो, डेफिनेशन तो आपने लिखी नहीं है। इट इज द amount of energy given to a nucleus to separate all nucleons। ठीक है जी, आप इस डेफिनेशन को लिख लेना। और ऑब्वियसली बाइंडिंग एनर्जी क्या है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इधर से एक बात और आती है अपने कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि भाई हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसकी तो कोई बाइंडिंग एनर्जी होगी नहीं क्योंकि एक ही प्रोटॉन है। लेकिन अगर मैं बोलूं इसका हैवी प्रोटॉन ले लूं, ड्यूटेरियम, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन आ गया इसके अंदर, तो इसकी अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी निकालूं तो इसकी 1.1 MeV। ओके, और अगर मैं यूरेनियम 238, ठीक है, इसकी मैं बाइंडिंग एनर्जी निकालूं तो इसकी समवॉट 1800 MeV। अगर मैं यहां पे आयरन निकालूं 56, इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालूं तो इसकी आएगी 490 से 450 के आसपास, 490 से 450, तो 450 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक हम तो अप्रोक्सीमेट आइडिया ले रहे हैं। तो अगर मैं इधर पे बात करूं कि भाई इन दोनों इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप बोलोगे भाई यूरेनियम सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद ये सबसे ज्यादा स्टेबल, इसके बाद ये सबसे ज्यादा स्टेबल। लेकिन भाई ऐसा तो नहीं होता है। अगर मैं बात करूं यूरेनियम तो आपका रेडियोएक्टिव डिके करता है, पता है हमें भाई। तो अगर इसकी बात करूं मैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe या फिर स्टेबिलिटी, बाइंडिंग एनर्जी तो अभी हमने देख ली। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, वो ज्यादा है किससे, स्टेबिलिटी ऑफ यूरेनियम 238, 56। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने ये पढ़ा था क्या गलत है? नहीं भाई ये गलत नहीं है। आप समझो एक बात को, सपोज करो दो कंपनी है मेरे पास, ठीक है, एक ए कंपनी है, एक मेरे पास बी कंपनी है। और मैं दोनों से पूछना चाहता हूं भाई कि कौन कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर कौन कंपनी के मालिक ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो अगर मैं ए कंपनी की बात करूं, सपोज करो इसका टर्नओवर है 10 करोड़, ठीक है, और इसकी बात करूं मैं बी की बात करूं तो यहां पे सपोज कर लेते हैं 5 करोड़। तो आप बोलोगे ये वाली ज्यादा बड़ी कंपनी है, यहाँ के जो ऑनर्स होंगे वो ज्यादा रईस होंगे, है ना। आपको ये लगेगा कि भाई जो यहाँ के ऑनर्स होंगे ज्यादा रईस होंगे, यहाँ के कम। लेकिन आपको अगर मैं यही बात बोलूं कि यहाँ पे जो ऑनर्स है वो 10 है, 10 ऑनर्स मिलके कंपनी को चलाते हैं, 10 लोग मिलके कंपनी को चलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूं एक सिंगल या फिर मे बी 2 पर्सन, तो अगर आप पर पर्सन बात करोगे यहाँ पे तो एक पर्सन के हाथ में 1 करोड़ आया, और यहाँ पे कितना आ रहा है, अगर एक की बात करूं तो 5 करोड़, दो की बात करूं तो 2.5 CR। तो कौन ज्यादा रहेगी भाई, ये ज्यादा होगा। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल अमाउंट पर पर्सन कितना है। तो यहाँ पे भी इनके लिए स्टेबिलिटी में भी पैसा है। अच्छा आपको ऊपर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। आपको ऊपर तक इतना दिख नहीं रहा होगा ना, लेकिन आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा था कि ए कंपनी एंड बी कंपनी, यहाँ पे टर्नओवर 10 करोड़ का, यहाँ पे नहीं, मतलब आप ये मानो टर्नओवर तो क्या होता है उसमें आपका कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ आ जाती है। यहाँ पे मैं बात करूँ इतनी इनकी सेविंग है, इसकी करते हैं 5 करोड़, इसमें 10 मेंबर्स है, इसके अंदर 2 मेंबर मान लेते हैं, 2 मेंबर है या 2 हेड है जो कंपनी को चलाते हैं, 2 CEO है, 2 को फाउंडर्स है। तो यहाँ पे 2.5 करोड़ पर हेड आ रहा है, यहाँ पे 1 करोड़ पर हेड आ रहा है। तो कौन ज्यादा रईस है, ये भाई। ऑब्वियसली इसके पास फैसिलिटी सब ज्यादा होगी। तो यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे स्टेबिलिटी में भी मनी होगी, में भी कुछ लोग और समथिंग होगी, लेकिन यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो किसके बेसिस पे है, एनर्जी के बेसिस पे है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला फंडा यहाँ पे चल के आता है। क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब कि
एक न्यूक्लियन कितनी एनर्जी ले रहा है, कितनी एनर्जी में कंट्रीब्यूशन है उसका, समझ रहे हो। तो अगर मैं इसके डिवाइड करूं, यहां पे आपका डिवाइड करूं इसका आयरन की बात को, तो B/A करूंगा तो 8.8 MeV आता है। इवन आयरन का जो न्यूक्लियस है सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल क्या होता है, न्यूक्लियस होता है आयरन का। और वहां पे अगर मैं यूरेनियम की बात करूं तो यूरेनियम का कर रहे हैं आप 1800 डिवाइडेड बाय 238, तो आप देख लेंगे कितना आएगा, समवॉट 7 के क्लोज आएगा। तो इससे तो बहुत कम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी पे ध्यान नहीं देंगे, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन असलियत बात क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। चलो इसको रब करते हैं और हेडिंग डालते हैं, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हेडिंग लगाइए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, या फिर आप सिर्फ Z भी A भी बोल सकते हो, ठीक है। B/A, ए क्या है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने से कुछ नहीं होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होने से क्या होगा, आपका किसी की भी स्टेबिलिटी, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को मैं डिफाइन करूंगा। तो यहां पे मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं B/A प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब यहां पर एक ग्राफ चेक करते हैं, ठीक है, नीचे वाले को रब करते हैं। यहाँ है आपका एटॉमिक मास या फिर Z, और यहाँ पे आपका मैं बना रहा हूँ क्या, B/A बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो 1 3 5 7 और ये आपका यहाँ पे रख लेता हूँ 8, और यहाँ पे आएगा आपका 6, यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे आपका 2। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो मैं ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे करके जाता है ग्राफ, और यहाँ पे आता है आपका आयरन Fe56 जो कि क्लोज टू 8.8 होता है। यहाँ पे आपका H12 सबसे कम। उसके बाद आपके यहाँ पे फर्दर एलिमेंट्स है जो कि आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप NCERT से या फिर किसी भी एक अच्छी सी बुक से आपको ग्राफ मिल जाएगा इजीली। यहाँ पे आपका यूरेनियम, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है, अगर एक बात इसका मैं कंक्लूजन करूँ कि अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करूं, अगर वो बिटवीन है 50 to 80, फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं 50 to 80, तो दे आर स्टेबल न्यूक्लियाई। क्योंकि अगर मैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर निकाल लूंगा तो समवॉट क्लोज टू 8.8 आएगा, 8.7, 8.6, 8.5, जो कि कुछ हद तक बहुत स्टेबल है। लेकिन अगर मैं 50 से नीचे जाऊंगा तो भी स्टेबल नहीं है, 80 के बाद जाऊंगा तब भी मेरी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रही है, घट रही है। तो सेकंड पॉइंट क्या डालता हूं मैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर Fe इज 8.8, जो कि मैक्सिमम, इसका मतलब मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा है, आयरन का है। अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट आपका, अगर एटॉमिक मास मेरा ग्रेटर देन 80 है, उस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो उस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है आपकी लो है,
तो मुझे इसको क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो सपोज करो मैं एक हैवियर एटम ले लेता हूं जिसका एटॉमिक मास मैं मान लेता हूं, सपोज करते हैं 98। तो ये समवॉट यहां पे आ रहा होगा। अगर मैं इसको तोड़ दूं, आपको पता है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर मैं इसको तोड़ दूं, ये दो छोटे न्यूक्लियस में बढ़ जाएगा। सपोज करता हूं मैं एक 50 और एक 48 के अंदर टूट गया, तो 50 आपका समवॉट यहां पे आएगा, 48 आपका समवॉट यहां पे आएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दोनों के लिए बढ़ गई, समझ रहे हो, दोनों के लिए बढ़ गई क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये क्या होगा, दो न्यूक्लियस के अंदर टूट जाएगा। तो आपको यहां पे समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियर फिजन कहां पे होगा, फ्यूजन क्या होता है, कब होगा। फिजन होता है टूटना, फ्यूजन होता है जुड़ना, फ्यूज होना। तो यहां पे क्या होगा, मैं बोल सकता हूं फॉर एक एटॉमिक मास अगर ग्रेटर देन 80 है तो आपका क्या होगा, न्यूक्लियर फिजन। ठीक है जी। और अगर मैं यहां पे फोर्थ ऑब्जर्वेशन की बात करूं, अगर आपका मेरा एटॉमिक मास लेस देन 50 है तो क्या होगा, उस पॉइंट पे दो छोटे छोटे न्यूक्लियस है। ठीक है, अगर मैं इनको जोड़ दूं, जैसे सपोज करता हूं मेरे पास एक 20 है और एक मेरे पास 32 है। दो न्यूक्लियस है जिनका एटॉमिक मास एक का 20 एक का 32 है। इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो समवॉट 52 हो जाएगा। 52 मतलब फिर से बढ़ गया, मतलब कहां पे आ गया, यहां पे। तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो अगर ए लेस देन 50 है, लोअर एटॉमिक मासेस के लिए क्या होगा आपका, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो स्टार लगा के ये वाले पॉइंट्स आप जरूर लिख लें। वैसे आपके लिए न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों के लिए एक सेपरेट, दोनों फ्यूजन के लिए आएगी, फिजन के लिए अलग से आएगी, डेडिकेटेड वीडियो निकालेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। क्या, ये आपका ग्राफ है इसका, एटॉमिक मास वर्सेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, जहां पे आपका मोस्ट स्टेबल कौन है, आयरन। उसके बाद मैंने बोला कि अगर 50 to 80 के आसपास है तो आपका स्टेबल न्यूक्लियर है। वहीं पे अगर मैं बात करूं, आयरन का आपका मैक्सिमम है। अगर कोई किसी का भी एटॉमिक मास ग्रेटर देन 80 है तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग करेंगे फिजन। फिजन क्यों करेंगे, वो छोटे छोटे दो न्यूक्लियस में टूटेंगे ताकि वो क्लोज टू 50 पहुंच पाए, 56 पहुंच पाए, क्लोज टू 58 59 भी पहुंचेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उससे क्या होगा, उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। और अगर मैं बात करूं जिनका लेस देन 50 है, लेस देन 50 है तो क्या होगा, आपका वो फ्यूज करेंगे, एक साथ जुड़ेंगे ताकि उनका एटॉमिक मास क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, जिससे उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और देखते रहिए स्टेप अप जी।